आज हम चैप्टर के क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बच्चों लास्ट चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा है कि जो सब्सटेंसेस होती हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, तत्व जितने भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं मेटल्स और नॉन मेटल्स के रूप में डिवाइडेड होते हैं। अब उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी नॉन मेटल, ऐसी अधातु जो इतनी ज़्यादा मिलनसार है, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है, कह सकते हो आप कि इतनी ज़्यादा उसके इतने ज़्यादा कंपाउंड्स नेचर में पाए जाते हैं कि उसके बिना तो जीवन भी एक तरह से शून्य है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं हमारे, वो सब किससे बने हैं? कार्बन से बने। ऐसे ही अगर आपने पेंसिल की नोक देखी हो, ये पेंसिल की नोक आपने कभी पढ़ा हो छोटी क्लासेस में, तो ये किससे बनी है? ग्रेफाइट की बनी है। और ग्रेफाइट किससे बना है? कार्बन से। इसी तरह जब आप जाते हैं कहाँ, ऑर्नामेंट्स की शॉप्स में जाते हैं, ज्वेलरी शॉप में, तो वहाँ पर डायमंड के नेकलेसेस मिलते हैं, डायमंड की रिंग्स मिलती है। और डायमंड जो हीरे के बारे में कुछ बता पाओगे? हीरा क्या होता है? कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का एक अपरूप है, पर उसके बारे में कोई खास बात जो हीरे के लिए बोली जाती है, जो एक अनयूजुअल चीज है, जो कहते हैं कि धातु ऐसी नहीं होती, पर वो हीरा सबसे ठोस ठोस नहीं, कठोरता। हम कहते हैं नेचर में, प्रकृति में सबसे ज्यादा जो कठोर माना जाता है, हार्ड माना जाता है, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, दैट इज हीरा, डायमंड। और डायमंड जबकि क्या है? अधातु है। कार्बन का एक अपरूप है, तो मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। और कार्बन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स के हम क्या कहते हैं कि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, बट डायमंड इज द एक्सेप्शनल केस। डायमंड जो है इसका क्या है? एक डिफरेंट केस है, जो कि हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस माना जाता है। वेरी गुड। अच्छा, इसका मतलब आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके, क्योंकि हमने जो पहला टॉपिक होता है उसमें सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ाते हैं, और प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उसके एक्सेप्शनल केसेस पढ़ाते हैं। उसकी मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, शायद ग्रुप में डाली भी थी। अच्छा, उसके बाद जो क्या कह सकते हैं हम कि एक और चीज़ जो कार्बन से बनी है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। अच्छा, ग्रेफाइट और कहाँ का यूज हुआ था इस पेंसिल के अलावा? कोई बताएगा? ग्रेफाइट उसमें बैटरी बनाने में, बैटरी जो सेल्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? ग्रेफाइट। बहुत बढ़िया। जो वो किसके बनते हैं? ग्रेफाइट वहाँ यूज में होता है, क्योंकि ग्रेफाइट की एक और प्रॉपर्टी कार्बन की, अधातु की, हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम कहते हैं कि जो धातु होते हैं वो सुचालक होते हैं, ठीक है, और अधातु जो है वो कुचालक होते हैं। पर यहाँ पर फिर एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि कार्बन अधातु, जिसका एक अपरूप होता है ग्रेफाइट, वो बहुत ही अच्छा सुचालक माना जाता है। ऑल्दो इट इज अ नॉन मेटल, जबकि वो एक अधातु है, उसके बावजूद वो सबसे बढ़िया चालक माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम बात करते हैं चीनी। देखो, एक ऐसी कॉमन चीज जो हमने अगर खाए ना तो मीठा खाए ना तो काम नहीं बनता, और मीठा में सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए? हमें चीनी तो डालनी पड़ेगी। चीनी तक C12H22O11, चीनी भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनी है। ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज का नाम सुना है आपने, रेस्पिरेशन वगैरह पढ़ चुके हैं, तो वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बना है। मतलब कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, चाहे थोड़े अमाउंट में होता है, पर होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सिर्फ 0.03% है, जिसमें 0.02% खनिजों में हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इन सब के थ्रू प्रेजेंट होता है। बट इतनी छोटी मात्रा में होने के बावजूद कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है कि आप गिनते जाओगे तो एक कमी पड़ जाएगी। कार्बन, आपका पेट्रोल, आपकी LPG, आपके CNG, हर जगह कार्बन। पेट्रोल के अंदर मेनली गैस कौन सी होती है?
मीथेन होती है, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ये सब प्रेजेंट होते हैं और ये सारे किससे बने हैं? कार्बन से। मीथेन जो कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कहलाता है, सरलतम हाइड्रोकार्बन, कार्बन से मिलकर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत जरूरी है, वो कैसे बनी है? कार्बन से। मतलब कार्बन आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज लिविंग नॉन लिविंग पार्ट सब जगह कार्बन विद्यमान है। तो कार्बन एक ऐसी अधातु जिससे इतना कुछ हमारे सराउंडिंग में, हमारे अंदर प्रेजेंट है कि आप उनकी जितनी स्टोरीज मतलब उसके बारे में जितना पढ़ते जाओगे आपको लगेगा कम है। इसीलिए कार्बन की इसी नेचर की वजह से अभी ये क्यों ऐसा हुआ, इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों हुए, ये सब हम अभी आगे की क्लास उसमें बताते हैं। पर इसीलिए आपको अगर मैं बताऊं तो ये चैप्टर किसका है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, 3 पार्ट्स होते हैं। ये चैप्टर किसका है? ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, रसायन विज्ञान का। और आपको ये बताएं तो अभी आपने ये पढ़ना शुरू किया है कि हमारी जो केमिस्ट्री जो साइंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। पर जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री आगे और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक पार्ट मतलब 1/3 पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री इज टोटली कार्बन और उसके यौगिक। मतलब कार्बन और कार्बन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वो कहाँ पढ़े जाते हैं, कहाँ स्टडी किए जाते हैं, कहाँ स्टडी किए जाते हैं? वो इसी में स्टडी किए जाते हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंदर स्टडी किए जाते हैं। इतने न्यूमरस कंपाउंड्स हैं कि इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं कि वो उसकी एक पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनानी पड़ गई। ये चैप्टर उस ब्रांच का, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है। मतलब ये समझ लो कि इस चैप्टर से आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। अब तक आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़े थे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, ये सब इनऑर्गेनिक फिजिकल के पार्ट्स थे। अब जो आप स्टार्ट करने लगे हैं इस चैप्टर से, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने लगे हैं। जब आप 11th में जाएंगे, साइंस पढ़ेंगे, तो आपको डिविजन्स बताए जाएंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बात करूँगी मैं कि हमने ये पता कर लिया कि कार्बन कितनी जगहों पे प्रेजेंट है, हर जगह, लिविंग, नॉन लिविंग, हर जगह, सजीव, निर्जीव, हर पार्ट में कहीं ना कहीं ये वुड है कार्बन। और अच्छा, कार्बन से सबसे मेन चीज जो सबसे सामने आती है वो क्या आती है? कोयला। कोयला इज मेड ऑफ कार्बन। और कोयले की भी कितनी सारी कोक और LPG और ये सब चीज, मतलब कितना कुछ आप 8th क्लास से 7th क्लास से 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन के बारे में बहुत कुछ आप पढ़ते ही चलते आ रहे हैं, है ना। तो अब हम उस कार्बन और उस कार्बन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलते। अच्छा, अब हम बात करते हैं कार्बन के उस पार्ट के बारे में जो कि जिससे हम इसके बारे में पता लगाएंगे क्या क्या है और क्यों इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन, इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? C। ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर हमने एटॉमिक नंबर टेबल पढ़ी है, परमाणु संख्या। कार्बन की संख्या क्या होती है? 6। वेरी गुड। तो आपने जब ये 6 पढ़ा तो आपने ये भी पढ़ा कि इन जो भी परमाणु संख्या होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में डिवाइड किया जाता है ना। मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर परमाणु संख्या इतनी है 6, तो इसमें अगर ये परमाणु है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है? 6 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें 6 है। तो उसमें आपको डिवाइड, अब इलेक्ट्रॉन संख्या सारे के सारे एक साथ तो प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उसके लिए क्या किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका 2 इलेक्ट्रॉन जो है 6 में से वो पहली शेल में, और जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसमें? दूसरी शेल में प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, मतलब 2 इसमें आ गए क्योंकि पहली कोश, क्योंकि के कोश जो है 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन वो किस में चले गए? के शेल में। और क्योंकि बाकी क्या बचे? 4 इलेक्ट्रॉन, वो किस में चले गए? एल शेल। अच्छा, अब आप देखिए कि हमने इतना भी पढ़ा है कि हम किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देना है, उत्कृष्ट
गैस विन्यास देना है या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देना है। एक उत्कृष्ट गैसेस पड़ी थी जिनका स्थिर होता है कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास जो है वो स्थिर होता है। अगर हमें उन्हें देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट शेल जो है वो पूरी तरह कंप्लीटली फिल करनी पड़ेगी, है ना, पूरी तरह फिल होनी चाहिए। तो अब इसमें अगर हम देखें तो देखिए ये अगर कार्बन है तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और एल शेल में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब या तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन, है ना, या तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए जाए। अच्छा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन हम इसमें डाल देते हैं कार्बन के अंदर तो ये क्या बनाएगा, C4- आयन बनाएगा। या हम क्या करते हैं कि पहली वाली शेल तो कंप्लीटली फिल है ही, हम ये 4 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल देते हैं। तो अगर हम निकाल दें तो ये क्या बनाएगा, C4। अब आपको सबसे पहले तो हमें ये पता चलना है कि हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, संयोजकता। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो संयोजक हो गए, ये तो क्लियर है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस मैम। 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस हो गए, पर वैलेंसी हमेशा 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होती, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बराबर नहीं होती। पिछली बार आपको बताया हुआ है कि अगर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, जरूरी नहीं है, अगर 5 होते हैं तो हम कहते हैं ना कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन जाने की क्षमता हो, 3 इलेक्ट्रॉन एंटर करने की क्षमता ज़्यादा होगी 5 इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो हम उसकी वैलेंसी क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 5 होते हैं पर वैलेंसी क्या होती है उसकी, 3 होती है। तो इसीलिए संयोजकता क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी तत्व के किसी दूसरे से कंबाइन करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं हम संयोजकता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो निकालेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ही डालेंगे, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 4 ही होगी। परंतु तो वैलेंसी 4 होने की वजह से देखो 4 इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 ही वैलेंसी हो गई, 2 चीज़ें आपको पता चल गई। तो इसीलिए इसकी एक प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा, मैंने अभी आपको क्या बोला कि वैलेंसी क्या होती है, 4। तो इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी पहली क्या बनी, जो अभी बताएंगे हम कि क्यों इतने ज़्यादा नंबर ऑफ। आपसे क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि कार्बन इतना ज़्यादा बाहर क्यों फैला हुआ है, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के क्यों है। तो उसका सबसे पहला रीज़न क्या है, टेट्रा वैलेंसी, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन देने की या 4 इलेक्ट्रॉन ही लेने की टेंडेंसी है, इसीलिए इसकी वैलेंस टेंडेंसी होती है, इसीलिए ये टेट्रा वैलेंट कहलाता है। टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी मतलब संयोजकता। तो 4 वैलेंसी होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, चतुर संयोजकता, हिंदी में बोलेंगे इसको चतुर संयोजकता। संयोजकता होने की वजह से क्या होगा कि इसमें वैलेंसी, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देते हैं, हमने ये कहा, ये वाले केस को कंसीडर करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम डालेंगे इसमें, तो आप देखो कि किसी भी चीज में 1 इलेक्ट्रॉन डालना, चलो ठीक है, वो आप देखो 4 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद ये पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अब कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो आप छोटा सा कार्बन का साइज तो बहुत छोटा होता है, अब एकदम से 4 इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाए एक के बाद एक, तो इट इज़ वेरी मच, उसको कितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको ऊर्जा की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा, सबसे ज़्यादा रिपल्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सारे ऋणात्मक होते हैं, और ऋणात्मक होने की वजह से जब सेम चार्जेस एक साथ आएंगे तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को भागते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो जब पहले तो 4 थे, दूर थे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस शेल में बढ़ जाएंगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। पहले तो उसके पास टेंडेंसी थी 4 इलेक्ट्रॉन रखने की, आराम से बैठे हुए थे, पर एकदम एक के बाद एक अगर हम घुसा दें उनको, ना कर टेंडेंसी होते हुए भी, उसकी क्षमता ना होते हुए भी उसमें अगर डाल दें, तो वो रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, साइज छोटा होगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो एकदम से वो अनस्टेबल हो जाएगा, कार्बन जो है वो अस्थिर हो जाएगा। साइज छोटा, रिपल्शन फिर भी हो रहा है, रिपल्शन होने की वजह से भागेंगे, साइज छोटा होगा, क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा, कार्बन का एटम कहीं ना कहीं खत्म होने की या डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहेंगे। तो
इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डालने, हर एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो कि अभी आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी एक एनर्जी होती है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हमने एंटर करना है या निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है और एक आयनाइजेशन एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एक साथ चार को एंटर कराना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए C4 माइनस बनने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अब हम बात करें कि अगर हम ये चारों की चारों ये निकाल दें, तो चारों की चारों निकाल देंगे तो क्या होगा, हमारे सजीव नजीव वस्तुओं में विद्यमान है, हमारे नेचर में, प्रकृति में विद्यमान है। साथ साथ कार्बन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है, उसका जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या, वो 6 होती है, और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो 2 और 4 होता है। ठीक है, 4 होने की वजह से इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी, या हिंदी में बोलेंगे हम चतुर संयोजकता, वो टेट्रावैलेंसी होती है। दूसरा, जब मैंने आपको बताया कि ये C4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन दे करके C4 प्लस आयन बना सकता है या C4 माइनस आयन बना सकता है, पर क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन के साथ 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन का एडजस्ट होना और 6 प्रोटॉन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का एडजस्ट होना, दोनों ही इतने आसानी से पॉसिबल नहीं है। दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा, जो कि कार्बन एडजस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वो आयनिक आबंध ना बना करके वो क्या करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। और सहसंयोजी आबंध क्या कहते हैं कि जब कोई द बॉन्ड विच इन्वॉल्व म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आबंध जो कि आपस में शेयरिंग करने को इन्वॉल्व करते हैं, इसका मतलब आपस में एक दूसरे के साथ बराबरी से अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे भी, वो आबंध क्या कहलाते हैं, ऐसे आबंध। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो अगर हम एक दूसरे से के साथ खाना खाते हैं तो हम सब्जी देते भी हैं और लेते भी हैं, ऐसे आबंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। तो कार्बन के अंदर एक और बात होती है कि वो सहसंयोजी आबंध बनाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कार्बन जो है वो सहसंयोजी आबंध बनाने की वजह से कार्बन के अंदर एक दूसरी प्रॉपर्टी और होती है, कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, श्रृंखलन। मतलब कार्बन आपस में ही एक कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से तीसरा कार्बन जुड़ता चला जाता है और वो एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड कार्बन बना सकता है, जिसकी वजह से जो संख्या है यौगिकों की वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और इसीलिए हमने कहा कि हमारे पास 2 क्वेश्चन अभी तक मेन जो तैयार हुए वो ये कि कार्बन सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है, उसमें आपके वो 2 पॉइंट्स आ गए राइट साइड वाले पेज पर, कि कार्बन C4 प्लस आयन क्यों नहीं बना पाता और C4 माइनस आयन क्यों नहीं बना पाता, और दोनों ना बना पाने की वजह से वो सहसंयोजी आबंध बनाता है। दूसरा क्वेश्चन, कार्बन की 2 ऐसी विशेषताएं, अनयूजुअल विशेषता है जो कि उसको बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे यौगिक बनाने के लिए अग्रसर करती है। वो क्या है, पहली टेट्रावैलेंसी, चतुर संयोजकता, और दूसरी श्रृंखलन। ये 2 प्रॉपर्टी को एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाएंगे। ये क्वेश्चन हर दूसरे साल पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कोवलेंट कंपाउंड की, कोवलेंट बॉन्ड्स की। तो मैंने आपको बताया कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजी आबंध जो है वो क्या होते हैं, कि मैं उसका एक एग्जांपल लेके चलूँगी आपके साथ। मैंने आपको बताया म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपस में बराबरी से जब हम हिस्सेदारी करते हैं, शेयरिंग करते हैं, बटाव करते हैं, तो उससे जो दोस्ती है वो ज़्यादा अच्छी मजबूत
बनती है। हम बराबरी से जब शेयरिंग करते हैं तो उसके से मजबूती आती है रिश्तों में। उसी तरह से हम कुछ बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बेटे आपको पता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है ना? यस मैम। अब बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन अणु की, H2 मॉलिक्यूल की, तो हाइड्रोजन इस वाले के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है ना? हमने उस इलेक्ट्रॉन को उसके साथ शो कर दिया इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल के थ्रू, और इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, बॉक्स के थ्रू शो कर दिया। हमारे पास कलर चौक नहीं तो हम कलर अलग अलग कर देंगे, ठीक है? अब आपको ये पता है कि के शेल, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर से भी के शेल होती है, सबसे अंदर वाली शेल के शेल होती है। उस के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बच्चों? दो, है ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन का अगर पूरे करने हमें तो क्या करना पड़ेगा हमें कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना पड़ेगा। हम क्यों ना ऐसा करें कि इस वाले हाइड्रोजन से जो नेबरिंग हाइड्रोजन है हम उससे एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, इसके 2 हो जाएंगे। देखो अब इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? यस मैम। इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने इसको जरूरत थी, इसने उससे डाल लिया। अब मेरे को आज मैं पैसे नहीं लेके आई, मेरे को जरूरत है, तो मैं अपने साथ वाले कलीग से कह सकती हूँ ना कि सर मुझे 100 रुपये दे दो या 200 रुपये दे दो, तो कल मैं आपको वापस कर दूँगी। कल उनको जरूरत पड़ेगी, उनको वो मांगेंगे, मैं उनको दे दूँगी। तो इससे क्या आएगा, हमारे जो परस्पर रिश्ते होते हैं, वो संबंध जो होते हैं वो बढ़ते हैं ना। एक दूसरे की जरूरत के वक्त हम जब साथ देते हैं तो रिश्ते क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो सिमिलरली जब हाइड्रोजन को दिखा कि मुझे अपनी ड्यूप्लेट, मुझे अपनी के शेल, ड्यूप्लेट इसलिए बोला क्योंकि उसमें 2 ही होते हैं, दो अपनी के शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो उस इधर उधर से मांगने की जगह उसने क्या किया कि हाइड्रोजन से ही मांग ली, अपने नेबरिंग वाले से, क्योंकि हम इसके दोनों के बीच के अणु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, रही बात, अब अगर इसको देखा जाए तो इसके पास भी तो वही कहानी है, अपना भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहता है भाई मैंने तुझे दी थी, अब तो मुझे वापस कर। अब तो मजा है, सिर्फ देता देता रहूँगा, ऐसा थोड़ा काम चलेगा भाई। अगर मैं तुझे दे सकता हूँ तो मैं तेरे से मांग भी तो सकता हूँ कभी, यही तो दोस्ती है। तो उसने क्या कहा कि जब अब मुझे जरूरत है अपने आप को पूरा करने की, तो मैंने उससे ले ली। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये किस में काम आए, म्यूचुअल शेयरिंग में काम आए। तो इनको कहेंगे हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो जोड़ा है जो कि आपस में शेयर किया गया, ठीक है? इस जोड़े को हम क्या कहेंगे, शेयर्ड पेयर। और इन दोनों से इस हाइड्रोजन अणु के बीच में एक एकल आबंध, एकल सहसंयोजी आबंध डेवलप हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, H और H के बीच में क्या आ गया, एकल आबंध। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखो मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, एक और समझ में आया। ये एकल सहसंयोजी आबंध है, एकल मतलब इसमें सिर्फ एक बॉन्ड है। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, O2 ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O का क्या होता है बेटा, 2,6 होता है। यस मैम। मतलब इसको अपनी अगर लास्ट शेल कंप्लीट करनी है तो इसको कितने की जरूरत होती है, 2 की। 6 है ना इसमें, और लास्ट शेल के लिए क्या चाहिए हमें, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब मैंने लिया ये O, यू कैन जूम ऑल्सो, O लिया। O में मैंने इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल के अंदर हमेशा सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं, अंदर वाले तो हमने शेयरिंग में यूज़ ही नहीं करने ना, हम सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के तो यूज़ करेंगे ना। तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जैसे ये 6 हमने ऐसे दिखाए, हम ऐसे ही दिखाएंगे कि जिससे कि हमारा जो ये बनना थोड़ा ईजी भी लगे, स्ट्रक्चर बनना भी ईजी रहे। और 6 ही इसके दिखा देती हूँ मैं, ठीक है? ये अलग अलग सिंबल देने का मतलब है कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगी इसके और ये इसके। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब इसको कितने की जरूरत है, 2। वो क्या कहता है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए मुझे उधार दे दे। इसके कितने हो गए, अब देखो इस पूरे के अंदर, इस गोले के अंदर कितने हैं, 8। और अब मैं कहूँ, वो कहता है कि भाई अब मुझे जब जरूरत थी मैंने तुझे दे दिए, अब मुझे जरूरत है, मेरे वाले 2 तो वापस कर,
पर मुझे भी अपने दे, मेरे तो वापस करेगा ही, है ना, मुझे अपने भी दे दे जब जरूरत है मुझे तो। अब कहाँ कहाँ शेयरिंग हुई है, इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में, तो इसमें कैसे आबंध बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन से हमेशा एक आबंध बनता है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, 4, तो कितने आबंध बन गए, 2। तो इनके बीच में क्या बना बच्चों, द्वि आबंध। इसको मिटा दूं मैं H2 वाले को। स्टेप्स आपने जरूर ध्यान रखने कि ऑक्सीजन 2,6 होता है, ठीक है। क्या बना है यहाँ पर, 2, ये तो हो गए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड पेयर, जो शेयर नहीं हुए हैं, उनको भी हम शो कर सकते हैं। ये एक पेयर नहीं शो इन्वॉल्व हुआ शेयरिंग में, ये एक पेयर इन्वॉल्व नहीं हुआ शेयरिंग में, एक ये पेयर शेयर में इन्वॉल्व नहीं हुआ और एक ये नहीं हुआ। मतलब अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन अणु बनाते वक्त, सहसंयोजी आबंध शो करते वक्त कितने इलेक्ट्रॉन शेयर, कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर नहीं हुए, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा बताओ जो कि शेयर नहीं हुए, वो कौन से हैं, ठीक है। मतलब 4 पेयर तो ऐसे हैं जो शेयर नहीं हुए और 2 पेयर ऐसे हैं जो कि शेयर, क्लियर, समझ आया। इसे कहेंगे द्विसंयोजी आबंध। क्या बोलेंगे, द्विसंयोजी आबंध। अब तीसरा कराऊं या एक सस्पेंस देकर के छोड़ दूं, करवा दो, ये लास्ट है, अगली क्लास में याद हो, ठीक है, मिटा दो इतना। N2 फ्री आबंध करवा के आज के लिए छोड़ूंगी। उसके बाद हम, ये तो थे, ये वो कंपाउंड है बेटा जो एक तत्व से अणु बन रहे हैं, उनके हैं। अब अगला जो हम कराएंगे वो, अभी रुकेंगे बेटा, अगले जो है वो मैं आपको यौगिकों के आबंध बताऊँ। अभी हमने तत्वों के मॉलिक्यूल का करा, ठीक है, तत्वों के जो अणु होते हैं उनसे किया है, यौगिकों के अणु को अभी तक हमने नहीं किया है। नाइट्रोजन, क्लियर, वो 5 होता है, यस मैम। इसको अगर शेयरिंग हमने करनी है अच्छे से तो किसकी जरूरत है, देखो जी, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हमने लास्ट शेल के, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 5 है इसके पास, इसने क्या किया, उधार ले लिए, कितने हो गए, 8 हो गए। अब उसने कहा भाई मैंने वाले तो वापस कर और अपने भी दे मुझे, क्योंकि मुझे भी जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉनों के बीच में आबंध बना, 3 आबंध बने और 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। और ये बाकी के जो रह गए ये क्या रहे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे बेटा, नाइट्रोजन के बीच में त्रिआबंध, त्रिसंयोजी आबंध, इसको क्या बोलेंगे आप, त्रिसंयोजी आबंध। और इसमें जो लोन पेयर रह गए वो कितने रह गए, टोटल 2। आपसे जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन अणु बनाते वक्त, सहसंयोजी आबंध बनते वक्त कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप जब बनाएंगे तो आपको याद भी नहीं, सब कुछ प्रैक्टिस करते करते, और इनको 2-2, 3-3 बार आपने अपनी कॉपीज में प्रैक्टिस करनी है। और एक और बात, कलर्ड पेन्स को लेकर के काम, ब्लैक, ब्लू, रेड यूज़ करके, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग से दिखाई देने चाहिए बच्चों, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अब मेरे पास अवेलेबल नहीं था अभी फिलहाल, तो मैंने आपको बता दिया। आप क्या करेंगे, आप क्रॉस की जगह कलर अलग अलग कर देंगे, ठीक है, डॉट से दिखाएं, कलर अलग अलग दिखाएं। जैसे एक में आप ब्लू ब्लैक से दिखा दें इलेक्ट्रॉन, और दूसरे के इलेक्ट्रॉन आप ग्रीन से दिखा दें या रेड से दिखा दें,
ठीक है, सुंदर सुंदर कॉपी में काम करेंगे और जो भी डाउट्स आएंगे वो नेक्स्ट टाइम हम पूछेंगे या जब हम मिलते हैं तब पूछते हैं। ठीक है बेटे, आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है, काफ़ी कुछ हो गया है। और एक ये सहसंयोजी अबंध की मैंने चिंगारी सी दे करके छोड़ दी, अभी बहुत सारे सहसंयोजी अबंध हमने करने हैं। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट क्लास के लिए ड्यू है।